आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 10th की वर्कशीट, जो है हमारी एसएसटी की वर्कशीट, और यह है हमारे भूगोल से। और अगर आप अपनी किताब में देखेंगे तो यह हमारी भूगोल का 7वां पार्ट है। वर्कशीट का नंबर है 38 और आज की तारीख है 1 अक्टूबर। आपको याद होगा हमने पिछली बार जिस वर्कशीट को पढ़ा था उसी वर्कशीट को हम आज आगे पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि ये जो जीवन रेखाएं शब्द इस्तेमाल किया गया है यह क्यों किया गया है। यहाँ पर जीवन रेखाएं शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि परिवहन को देश की नर्व्स यानी नसों के समान माना गया है। नसों में जिस प्रकार खून बहने से एक इंसान, एक व्यक्ति जिंदा रहता है, बिल्कुल उसी तरह से एक राष्ट्र की प्रगति, उसका अस्तित्व बनाए रखने में ये परिवहन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था सड़कों के बारे में, सड़क और सड़क परिवहन के बारे में, यानी कि सड़क मार्ग और सड़क परिवहन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेल परिवहन के बारे में। तो देखते हैं आज हमें रेल परिवहन के बारे में क्या खास बातें बताई गई हैं। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। यहाँ कहा गया है कि रेल वस्तुओं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले साधनों में सबसे प्रमुख है। और रेल परिवहन अन्य बहुत सारे दूसरे कार्यों में भी हमारी मदद करता है, जैसे कि व्यापार करने में। व्यापार मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के मामले में। भ्रमण यानी कि घूमने फिरने के मामले में, आप कहीं पर सैर सपाटे के लिए जाना चाहते हैं, घूमने फिरने। फिर तीर्थ यात्राएं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और तीर्थ यात्राएं पसंद करते हैं, तो रेलें उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा एक खास बात कि जो लंबी दूरी की जगहें हैं, या ये कहें कि जो लंबी दूरी है, लंबा रास्ता है, ऐसे रास्तों को नापने के लिए, या ये कहें ऐसे रास्तों पर जाने के लिए हम रेल का प्रयोग करना पसंद करते हैं, क्योंकि वह आसानी से और तेज गति से हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है, और सिर्फ हमें ही नहीं, सामान को भी। तो देखो यहाँ लिखा है लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। समन्वयक का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में कहें तो कोऑर्डिनेटर, और हिंदी में कहें तो संतुलन बनाने वाली, बैलेंस। इंग्लिश में बैलेंस शब्द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दो चीज़ों के बीच में या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में जो संतुलन बना रही है, कोऑर्डिनेशन बिठा रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है, कोऑर्डिनेशन बिठा रही है, उसको कहते हैं हम समन्वयक। तो रेलें जो हैं वो समन्वयक के रूप में भूमिका निभा रही हैं। कैसे? अगर हम ये बात करें तो अब आप देखेंगे भारत एक बहुत बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल के साथ साथ दूसरी मामलों में भी विविधताओं का देश है। ऐसी स्थिति में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, खुद जाना और वापस आना, काम धंधे के लिए, सामान बेचने के लिए, व्यापार की दृष्टि से, इसके अलावा बड़े स्तर पर जब हम कहते हैं कंपनियां, वो भी है तो एक तरीका व्यापार ही, उस उद्देश्य से। इसके अलावा कृषि, कुछ सामान भारत के उत्तरी हिस्से में पैदा होते हैं, तो कुछ चीज़ें केवल दक्षिण भारत में ही पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपको सेब ठंडे इलाकों में हम उगाते हैं, और मिर्च, काली मिर्च जैसे जो गरम मसाले होते हैं वो दक्षिण भारत जैसी जगहों पर मिलते हैं। उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में कौन भूमिका निभाता है?
रेल भूमिका निभाती है उसमें महत्वपूर्ण। अगर आपको ऐसी चीज़ें चाहिए जो दक्षिण भारत में पैदा होती हैं, तो सीधी सी बात ये भी है कि दक्षिण भारत के लोगों को भी वो चीज़ें चाहिए जो उत्तर भारत में पैदा होती हैं, या पूर्वी भारत में, या पश्चिमी भारत में, मध्य भारत में उगती हैं। मतलब सभी को एक दूसरे की चीज़ें चाहिए अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए। वो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुँचेंगी? तो वो पहुँचेंगी रेलों के ज़रिए से। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि रेल परिवहन समन्वयक की भूमिका निभाती है या निभाता है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर? भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों, कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि अभी अभी हम बात कर रहे थे, वो सभी उदाहरण इन्हीं के हैं, उद्योगों के, अर्थव्यवस्था के और कृषि के। और ये सब रेल के कारण ही संभव हो सकता है। जब सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगा, खरीदा बेचा जा सकेगा, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और हमारे उद्योग और कृषि का दोनों का विकास होता है, उनमें बढ़ोतरी होती है। हमारा सामान बिकेगा तभी तो हम और उगाएंगे उसे या बनाएंगे उसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी रेल के बारे में और क्या बात बताई गई है। आप इस बॉक्स को देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है गेज मीटर में, और गेज मीटर के बाद यहाँ पर 3 डिवीज़न किए गए हैं, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन। और उसके सामने ये दूसरे उसके विवरण दिए गए हैं। रूट किलोमीटरों में बताया गया है कि 63,491 किलोमीटर, वहन मार्ग बताया गया है, इसी तरह से कुल मार्ग बताया गया है। लेकिन ये सब बातें हमें तब समझ में आएंगी जब हमें पहले ये तो पता चल जाए कि ये गेज का मतलब क्या होता है। अगर हमें गेज का मतलब ही पता नहीं चलेगा तो हमें बाकी बात कैसे समझ में आएगी। तो मैं आपको बताऊं कि गेज क्या होता है। हमारी रेल की पटरियां, आपने देखा होगा 2 पटरियां होती हैं जिस पर एक ट्रेन चल रही होती है। वैसे वो एक पटरी है, यानी कि 2 जो आप देखते हो लोहे के सरिये बिछे होते हैं, लोहे की बनी हुई 2 लाइनें होती हैं और उनके बीच में गैप होता है, उसे हम गेज कहते हैं। या अगर हम परिभाषा दें तो हम कहेंगे 2 समांतर रेखाओं के बीच का जो गैप है वो गेज है। मैं आपको करके एक बार यहाँ पर उदाहरण से दिखाती हूँ। यहाँ पर खाली जगह में मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। जैसे मान के चलो ये एक पटरी हुई और ये दूसरी पटरी हुई, और ट्रेन जो है वो इन दोनों पर एक साथ चलती है। ट्रेन के पहिए इस पर और इस पर होते हैं और हमारी ट्रेन इस तरीके से आगे बढ़ रही होती है। आपको पता है ट्रेन की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो पटरी हैं इसके बीच का ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं गेज। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए परिभाषा लिखी है और थोड़ी सी विस्तृत यहाँ पे चर्चा की है, ताकि आपको अगर अपनी सुविधा के लिए इसे नोट करना हो तो आप कर सकते हैं। रेल गेज किसी रेलवे लाइन की 2 समानांतर भार वहन पटरियाँ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो हैं ये पटरी होती हैं। तो 2 पटरियों के बीच में जो दूरी है उसको गेज बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे लिखा है बड़ी लाइन, यहाँ पे लिखा है मीटर लाइन, यहाँ लिखा है छोटी लाइन। यानी कि जो ये गेज है, ये जो बीच की दूरी है, जब ये ज़्यादा होगी तब उस तरह की पटरी को हम बोलते हैं गेज। उसको बोलते हैं बड़ी लाइन वाली गेज। जिसमें ये बहुत कम होती है उसे बोलते हैं छोटी लाइन। और जिसमें ये सामान्य है, जिसे मानक कहा जाता है, मानक मतलब जिसे सब ज़्यादातर जगहों पर जिसका प्रयोग किया जाता है जितनी दूरी को, उसको हम बोलते हैं मीटर गेज। आइए देखिए, रेल गेज किसी रेलवे लाइन की 2 समानांतर भार वहन पटरियों के शीर्षों के भीतरी पक्षों के बीच की दूरी को परिभाषित करता है। मतलब वही जो मैंने आपको बताया, 2 पटरियों के बीच की जो दूरी है वो गेज है। ठीक, दुनिया की लगभग 60% रेलवे 4 फीट 8.5 इंच की मानक गेज का उपयोग करती है। मतलब ये लोग इन दोनों के बीच में अंतर रखते हैं 4 फीट 8.5 इंच का। चौड़े गेज को ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन कहते हैं। छोटे गेज को नैरो गेज या छोटी लाइन कहते हैं। वह 1 मीटर चौड़े गेज को मीटर लाइन कहते हैं।
जहाँ भिन्न गेज आपस में मिलते हैं उसे गेज भंग कहते हैं। आप ये सब नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा वैसे, पर आपकी जानकारी के लिए, सुविधा के लिए मैंने ये सब लिख दिया है कि तिहरे गेज 3 या 4 पटरियाँ जिसमें होती हैं। आपने देखा है ना, एक ही ट्रैक पर कई सारी पटरियाँ होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से बनी होती हैं। एक साथ 3 3 4 4 ट्रेन गुजर सकती हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ इसे समझने के लिए। आपको याद होगा, आपने एक मूवी देखी थी लकी, लक लक मूवी का नाम था, और उस मूवी में संजय दत्त की आंखों पर पट्टियां होती हैं और उसके साथ कुछ और लोगों की पट्टियां भी होती हैं। एक सीन दिखाया है उसमें, और वो आंखों पे पट्टियां, बंधी हुई पट्टियों से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रेलवे ट्रैक को क्रॉस करता है। तो वहां पे देखा आपने एक साथ कितनी सारी रेलें गुजरती हैं, क्योंकि वहां पे एक साथ कई सारे ट्रैक बनाए हुए हैं। तो ये जो इस तरह की जो जगहें हैं, कुछ जगह यहाँ पे लिखा ना, कुछ रेल ट्रैक दोहरे या तिहरे गेज के होते हैं जिसमें 3 या 4 पटरियां होती हैं, एक से अधिक गेज की गाड़ियां आ जा सकती हैं। तो इस तरह के ट्रैक भी होते हैं। लेकिन अभी जो आपको समझना है वो समझना है बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन। तो मीटर लाइन क्या होती है? जब दो गेज के बीच में 1 मीटर का गैप है। बड़ी लाइन किसको बोलते हैं? मैंने अभी भी आपको बताया, बड़ी लाइन और छोटी लाइन ये अलग अलग हैं। तो बड़ी लाइन और छोटी लाइन बनाने का उद्देश्य क्या है? देखो, मीटर लाइन तो हो गई जिसके बीच में 1 मीटर का गैप है, और बड़ी लाइन और मीटर लाइन और छोटी लाइन, 3 अलग अलग तरह की लाइनें हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? या हमने यहाँ पर जैसे देखा कि 60% रेलवे जो है वो 4 फीट 8.5 इंच का गेज इस्तेमाल करती है। तो ऐसा अलग अलग तरह का गेज क्यों इस्तेमाल करते हैं? मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। और उसके अलावा जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं या दूसरी जगहों पर भी रहते हैं, दिल्ली से दूसरी जगहों पर आते जाते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि केवल 2 पटरियां कहीं अचानक से रास्ते में से बीच में से गुजरती हुई दिखाई देती हैं, और शायद वो इतनी पुरानी हो गई हैं कि उनका इस्तेमाल भी नहीं किया। तो इनके बीच की जो दूरी है वो तुम्हें बहुत कम दिखाई देगी। ऐसी अगर याद करने की कोशिश करोगे तो ऐसी कोई ना कोई जगह आपको याद आ जाएगी जहाँ आपने ऐसी चीज़ें देखी होंगी। अब मैं एक बार फिर से अपने टॉपिक पर आती हूँ कि अलग अलग गेज क्यों इस्तेमाल की जाती है। देखिए, आप एक बार सोच कर देखिए, कार को अगर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, कारों को, तो उनकी लंबाई चौड़ाई का अंदाज़ा लगाइए। और वहीं पर आप ये सोचिए, जो डंपर होते हैं उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी ज़्यादा होती है। और ऐसी उससे भी ज़्यादा बड़ी मशीनें हो सकती हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई उनसे भी ज़्यादा हो सकती है। तो अगर सामान का आकार छोटा है तो उसे हम छोटी लाइन वाली ट्रेन में भी ले जा सकते हैं। सामान्य है तो मीटर लाइन पर भी ले जा सकते हैं। अगर सामान को तोड़ मोड़ के या छोटा करके रखा जा सकता है तो हम इन दोनों में से किसी भी लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर सामान बड़ा है और बना बनाया सामान ही एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उसके लिए हमें बड़ी लाइन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो ये अलग अलग तरह की लाइनों को इस्तेमाल किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर सामान के साइज के हिसाब से उसको भेजने के लिए। तो इसलिए ये अलग अलग इसके अलावा भी बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, पर ये मुख्य उद्देश्य हैं कि जो हमारे पास ट्रेन की गेज दिखाई दे रहे हैं, ये हमें अलग अलग लाइन क्यों दिखाई दे रही हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं भी आई है तो एक बार पीछे करके दोबारा सुनिएगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ उसके बाद ये ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, मैंने आपकी जानकारी के लिए आपको बताया है ताकि आप जब इसे पढ़ें तो एकदम क्लियर हो जाए। हमारे पास सवाल नहीं रहने चाहिए दिमाग के अंदर, क्योंकि हमें आगे चलकर एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सब कुछ पता होना चाहिए। क्योंकि जब हमें क्लास में टीचर पढ़ाती है तो सब कुछ बताती हैं, चाहे वो किताब में है या नहीं है। आपको नहीं समझ में आता तो वो दूसरे उदाहरण देकर समझाती हैं, और मैं वही कर रही हूँ इस वक्त, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं और मेरे लिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि फाइनली हमें एग्ज़ाम्स देने हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक ख़ास बात ज़रूर बोलूँगी, ज़रूर और ज़रूर अपनी किताब के चैप्टर्स से अपने टॉपिक को पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि वर्कशीट में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, और जितनी दी हुई है और वो भी कम पड़ जाती है। कई बार तो किताब की भी जानकारी हमें कम पड़ जाती है, तो वर्कशीट में तो और भी कम बताया गया है। तो चलो, अब मैं आती हूँ आपके साथ नक्शे पर, क्योंकि मैं आपके लिए एक प्यारा सा नक्शा लेकर आई हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कलर के साथ बताया है कि किस कलर से क्या दिखाया गया है, और इन लाइन्स के बीच में आपको वाइट वाइट डॉट दिखाई दे रहे हैं। ये सारे डॉट वो हैं, ये लाइनें
जो रेलवे लाइन है जहाँ जहाँ से गुजरती हैं और जहाँ जहाँ पर ये बीच बीच में रुकती हैं मुख्य मुख्य शहरों पर, उन उन शहरों को, जो मुख्य शहर हैं उनको डॉट डॉट से दिखाया गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई गई है, दिल्ली एरिया रेल नेटवर्क। देखिए ये दिल्ली वाला जो एरिया है ना, ये पूरा दिल्ली वाला एरिया, इसको यहाँ पर दिखाया गया है। इसी तरीके से मुंबई वाला यहाँ दिखाया गया है, क्योंकि ये महानगर हैं, और चेन्नई महानगर को भी दिखाया है और कोलकाता महानगर को भी दिखाने की इन्होंने यहाँ पर कोशिश की है। आप अपने फ़ोन पर इसे बड़ा करके अच्छे से क्लियर करके देखने की कोशिश करेंगे तो आप इसे देख पाएंगे। तो देखो, मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ, हमने बात की थी लास्ट टाइम नर्व्स की, यानी कि जीवन रेखाओं की, और सड़क मार्ग देख रहे थे, उनका जाल बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रहा था ना जैसे अब रेलों का दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए परिवहन को भारत की जीवन रेखाएं कहा गया है। आगे बढ़ें। आगे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रश्न। प्रश्न के साथ साथ मैं आपको उत्तर बताऊंगी ही, उत्तरों को बताने के साथ साथ मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछती हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि पहली बार भारत में ट्रेन कब शुरू की गई थी? और मैं आपको इसके लिए एक हिंट भी देती हूँ। आपकी किताब में, जहाँ पर हमारा ये भूगोल का 7वां पार्ट है और जहाँ पर रेल वाला पोर्शन दिया हुआ है, रेल के बारे में बताया गया है, वहीं पर एक छोटे से बॉक्स में इसका जवाब है। देखते हैं हमारे कितने बच्चे किताब उठाना पसंद करते हैं और किताब से सच में पढ़ रहे हैं। मैं इंतज़ार करूँगी कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का। फटाफट से इसका आंसर ढूंढिए और ढूंढकर कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए कि सबसे पहले रेलवे भारत में कब शुरू की गई थी और कहाँ पर। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। भारतीय रेल किस प्रकार देश में समन्वयक की भूमिका निभाता है? और अभी अभी हमने इस बारे में बात की ही थी कि समन्वयक का क्या मतलब होता है। तो भारतीय रेल देश के दूरस्थ यानी दूर दूर स्थित क्षेत्रों को जोड़कर सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देती हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक व्यापार को पहुंचाने में रेलों का बहुत महत्व है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को समृद्ध किया है। सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिक तथा आर्थिक। उदाहरण के लिए दूरस्थ क्षेत्रों से लोग त्योहारों पर अपने घर तीव्र गति से रेलों की सहायता से ही पहुंच पाते हैं। ये सांस्कृतिक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर कि किस तरह से हमारी संस्कृति फलती फूलती है और हमारे उनके साथ अच्छे संबंध हैं। आगे दूसरा प्रश्न है, रेल यात्रा से जुड़े अपने किसी अनुभव के बारे में लिखिए। अब क्योंकि आपको अपना अनुभव लिखना है इसलिए मैंने इसका उत्तर नहीं लिखा है, आप ज़रूर इसका उत्तर लिखिएगा। और अगर आपने रेल यात्रा नहीं की है तो घर वालों से बात कीजिए और उनके अनुभव को लिखिए। थोड़ी मशक्क़त को आपको भी करनी ही चाहिए। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेलवे किस प्रकार उद्योग और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देती है? तो ये रहा आपका उत्तर। कृषि और उद्योग को रेलें बढ़ावा इस तरह देती हैं कि रेलों की वजह से, अभी अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था सेब का और गरम मसालों का, कि कैसे उत्तर भारत से दक्षिण भारत वो पहुंचते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सामान हैं जो उद्योगों में बनाए जाते हैं और ऐसी बहुत सारे उत्पादन हैं जो कृषि क्षेत्र में होते हैं, जिन्हें हम रेलों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। और इसके सारे उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। यह भारी और स्थूल माल को लंबी दूरी तक ले जाती है। स्थूल में से ये इस हटा दीजिएगा, ये इस फालतू लगा हुआ है यहाँ पे, और के बाद सिर्फ स्थूल लिखिए। रेल परिवहन ने उत्पादक क्षेत्रों को उपभोक्ता क्षेत्रों यानी कि कृषि को बाजार और उद्योगों से जोड़ा है। और आपके लिए चौथा प्रश्न जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पर कहा है कि नई घटनाओं के आधार पर आपको इसका उत्तर देना है। इसका उत्तर ढूंढना तो आप ही को था, पर आपके लिए ये मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया है क्योंकि इसमें अनुभव नहीं लिखना। तो मैंने आपके लिए इसमें कुछ नई जानकारियाँ लिख दी हैं कि बुलेट ट्रेन किसको बोलते हैं। बुलेट ट्रेन बोलते हैं जो 200 किलोमीटर की रफ्तार से भी तेज़ दौड़ती है, और अंतर्राष्ट्रीयता के हिसाब से अगर देखें तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। और अभी ये हाल ही में तय किया गया है कि 7 रूट भारत में डिसाइड किए गए हैं जिस पर बुलेट ट्रेन चलाई जाएंगी, और वो ये 7 रूट मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। उसके बाद इन्होंने हमसे कहा है रेलवे का निजीकरण।
तो रेलवे का निजीकरण कर दिया गया है। तो सबसे पहले सवाल आता है कि निजीकरण होता क्या है। निजीकरण का मतलब इंग्लिश में तो प्राइवेटाइजेशन होता है, पर ये तो इंग्लिश का मतलब हुआ। मतलब क्या हुआ इसका, इंग्लिश का अर्थ या हिंदी का अर्थ से ज़्यादा इसका अर्थ क्या है ये हमें पता होना चाहिए। निजी का मतलब होता है अपना, और निजीकरण का मतलब होता है किसी भी सामान को जो लोग हैं वो उसे खरीद कर अपने तरीके से उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसे संचालित कर सकते हैं, यानी कि चला सकते हैं। तो रेलवे के निजीकरण का मतलब हुआ कि जो आम लोग हैं उनमें से जिसके पास भी धन है वो इसे खरीद कर अपने हिसाब से चला सकता है। उदाहरण के लिए जैसे बिजली पहले सरकारी हुआ करती थी, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, तो वो बिजली प्राइवेट कंपनियों के पास चली गई और आज दिल्ली में बिजली वही प्राइवेट कंपनियां सप्लाई कर रही हैं। तो ये एक बड़ा उदाहरण है। जैसे स्कूल का उदाहरण देखिए, हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तभी ये वर्कशीट हम कर भी रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के साथ साथ प्राइवेट स्कूल भी होते हैं। जो स्कूल सरकार नहीं चलाती है वो अपने हिसाब से फीस तय करते हैं, अपने हिसाब से किताबें तय करते हैं कि कौन सी किताबें आपको लेनी है। किताबों में भी मॉडिफिकेशन होता है। तो ये फ़र्क है निजीकरण का और सरकारी का। तो सरकारी का एक तरीके से देखें तो उल्टा है निजीकरण। सरकारी पर सरकार का आधिपत्य है और इसलिए सब लोगों का इक्वल अधिकार है। निजीकरण में किसी व्यक्ति विशेष का आधिपत्य है और नियम उसके हिसाब से बनेंगे, बाकी सब लोगों का उस पर अधिकार नहीं है। वो पे करेंगे और सेवाओं का उपभोग करेंगे, अगर पे नहीं करेंगे तो सेवाओं का उपभोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि सरकारी चीज़ों का भी भुगतान करने का एक पूरा सिस्टम होता है, लेकिन वो अपेक्षाकृत कम होता है रेट। एग्जाम्पल के लिए अगली ही चीज़ यहाँ पर दी गई है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क, और ये बड़ा उदाहरण है निजीकरण का कि जो बात मैं तुम्हें अभी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब तक निजीकरण नहीं हुआ था, रेलवे सरकारी थी, तब तक प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क यानी प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए जो पैसे लगते हैं वो कहीं पर 3 रुपये और कहीं पर 5 रुपये थे। लेकिन जैसे ही इसका प्राइवेटाइजेशन हो गया उसके बाद यह शुल्क 50 रुपये कर दिया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। और जो सवाल मैंने आपसे पूछा है रेलवे को कब शुरू किया गया, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। आपकी वीडियो के नीचे रेड निशान आ रहा होगा जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, अगर उसका कलर रेड है तो आप उसे क्लिक कर दें और उसका रंग बदल जाएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया है। और जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को नहीं दबाया है वो भी दबा दें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।